हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए आज से हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला चीज। ठीक है, एक वर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब तो लिखिएगा व्हेन टू और मोर when two or more chemically non-reacting non-chemically non-reacting substances are mixed are mixed together are mixed together forming forming homogeneous forming homogeneous mixture forming homogeneous mixture is called what? solution। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या लिखा है? व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, कैसे? केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग, ठीक है, दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को जो मिक्स किया जाता है और वो कैसा बने? होमोजेनियस मिक्सचर बने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब देखो दिक्कत क्या है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब समझते हैं। ठीक है, होमोजेनियस 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 मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको तो आप 9 से पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म composition throughout the uniform composition throughout the solution। अभी यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है जैसे जैसे कि आपने एक बोतल लिया पानी का, ठीक है, जैसे मेरे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है, अब इस पानी की बोतल में आपने क्या कर दिया? इसमें आपने मिला दिया, ढक्कन खोले और इसमें आपने क्या मिला दिया? इसमें 1 चम्मच आपने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। अब क्या होगा जब आपने इसमें नमक मिला दिया 1 चम्मच पानी में, ठीक है, तब क्या होगा? नमक पूरी तरह पानी में घुल जाएगा। अब मैं बोलूं ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट करो और नीचे से इधर से टेस्ट करो, कहीं बीच से टेस्ट करो, तो हर एक जगह का स्वाद क्या आएगा? हर एक जगह का स्वाद क्या आएगा? पानी का सेम ही आएगा ना। मतलब जो नमक था वो कंप्लीटली क्या हुआ? घुल गया पानी में। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया नमक किसमें? पानी में। बात समझ में आई? ठीक है, चलो ये तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया और ये होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना अ सॉल्यूशन solution which is composed of a solution which is composed of two chemical substance is called binary solution, is called binary सॉल्यूशन। समझ में? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो, दो क्या केमिकल सब्सटेंस हो, दो केमिकल सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, टू केमिकल सब्सटेंस मतलब जैसे मान लो आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में वाटर है, ठीक है, और इसमें आपने डाल दिया NaCl, तो इसमें दो ही सब्सटेंस है ना, एक तो वाटर है और एक क्या है? NaCl, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी बोलते हो।
ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन जब नमक इसमें डाल दोगे पानी में तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा ना, एक नमक पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, क्या हो, दो कंपोनेंट हो। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ टू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बात में समझ में आई। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, अपने पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें दो चीज होगा, एक क्या होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो हम पढ़ेंगे वो किस तरह सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। कैसे पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बात समझ में आई। ठीक है, अगर मान लीजिए तीन कंपोनेंट हो तो थ्री केमिकल सब्सटेंस हो। ठीक है, अगर तीन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, टर्नरी। क्या बोलते हैं, टर्नरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्नरी। अगर तीन केमिकल सब्सटेंस हो तो क्या बोलते हैं, टर्नरी। ठीक है, अगर चार सब्सटेंस हो तो चार केमिकल सब्सटेंस हो तो, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन लिया आपने, इसमें ले लिया पानी, इसमें ले लिया आपने NaCl ले लिया और इसमें आपने ले लिया चीनी। क्या ले लिया, चीनी। ठीक है, शुगर बोलते हैं ना, शुगर। ठीक है, तो इसमें पानी भी हो गया, ये क्या हो गया वाटर। ठीक है, तो इसमें तीन कंपोनेंट आ गए। देखो नमक भी आ गया, चीनी भी आ गया, पानी भी आ गया। तो जिसमें तीन कंपोनेंट आ गए इस तरह के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, टर्नरी। जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और जिसमें तीन कंपोनेंट आ जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। एक होता है चार केमिकल सब्सटेंस आ जाए, केमिकल सब्सटेंस आ जाए। ठीक है, चार केमिकल सब्सटेंस आ जाए उसको क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। ठीक है, जिससे अपने पास मान लो ये बीकर, इसमें आपने डाल दिया पानी, डाल दिया वाटर, डाल दिया इसमें किसी ने NaCl डाल दिया। ठीक है, इसमें किसी ने चीनी डाल दिया। बात समझ में, इसमें किसी ने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया। ठीक है, इसमें चार सब्सटेंस आ गए। जो ये सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाटनरी। क्या बोलेंगे, क्वाटनरी। बात समझ में आई। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ एक मिनट। नेक्स्ट, तो हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सिर्फ कितने कंपोनेंट होंगे भाई, दो कंपोनेंट। ठीक है, क्या होंगे, दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होंगे, सॉल्यूशन होगा, दो कंपोनेंट होगा। एक तो क्या होगा अपना सॉल्यूट और प्लस दूसरा क्या होगा अपना सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास एक बीकर है। ठीक है, तो इसमें दो चीज होगा बाइनरी सॉल्यूशन में, एक तो क्या होगा सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा सॉल्यूट होगा। हाँ यार, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हमारा पढ़ना है तो सॉल्वेंट को हम जनरलाइज किसे दिखाएंगे, कैपिटल ए से, और सॉल्यूट को किसे दिखाएंगे हम लोग, कैपिटल बी से। ठीक है, इस चैप्टर में पूरे कैपिटल ए से किसको दिखाएंगे, सॉल्वेंट को, और कैपिटल बी से किसको दिखाएंगे, सॉल्यूट को। ठीक है, कहने का मतलब है क्या है कि जैसे मैं कहीं लिखा हो मोल्स, क्या लिखा हो मोल्स, और कहीं लिखा हो Na, और कहीं लिखा हो कहने का मतलब है जैसे सॉल्वेंट लिख दिया। ठीक है, और कहीं लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मोल्स। तो अगर हमको मोल्स लिखने हो सॉल्वेंट के तो क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट किसे लिखाऊंगा Na और Nb। तो ये अपने आप में अंडरस्टूड होगा। ठीक है, कि अगर Na लिखा है तो Na मतलब ये मोल्स है, किसके मोल्स है, सॉल्वेंट के। Nb है तो मोल्स है किसके हैं, सॉल्यूट के। ठीक है, तो लिखा हूं हाँ Wa, तो मतलब ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और W भी लिखा हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन, इसकी बात करो मोल फ्रैक्शन की, तो कहीं लिखा हो XA और कहीं लिखा हो XB। XA का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और XB का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को किसे दिखाएंगे, A से, और सॉल्वेंट को किसे दिखाएंगे, B से। बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे डाउट क्या आता है, अब हम कोई सॉल्यूशन देगा उसमें हम सॉल्यूट किसको लेंगे और सॉल्वेंट किसको लेंगे। ठीक है, तो जनरली आप ये पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग,
उसको लेते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या लेते हैं, सॉल्यूट। ये बात सच है, लेकिन ये बात अधूरा है। कहने का मतलब क्या है वो सुनो। जैसे मान लीजिए आपने लिया NaCl। अब NaCl कैसा होता है, सॉलिड, और आपने लिया पानी, ठीक है, और ये पानी कैसा होता है, लिक्विड। जब दोनों को मिलाया तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसमें होता है, लिक्विड में। क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, तो देखो इन दोनों को फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, ठीक है। तो व्हेन फिजिकल स्टेट जब डिफरेंट होगा, फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट, देन वी चेक, किसको चेक करते हैं, देन वी चेक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब जो दो सब्सटेंस आपने मिलाया, जिन दो सब्सटेंस की मदद से आपने सॉल्यूशन बनाया, एक सब्सटेंस सॉलिड था, दूसरा सब्सटेंस लिक्विड था। अब बात आती है, अब हम किसको सॉल्यूट लेंगे और किसको सॉल्वेंट लेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन पे। जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, जैसे नमक पानी में घोलोगे, घोलने के बाद कैसा रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा ना, लिक्विड रहेगा। तो मतलब लिक्विड रहा, तो फिजिकल स्टेट जब डिफरेंट होगा, देन वी चेक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। किससे, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टेट क्या है, लिक्विड। इसका मतलब ये जो पानी है ये क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या होगा, सॉल्यूट। बात समझ में आई। मतलब जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है तो हम किसको चेक करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वही सॉल्वेंट का स्टेट होता है। क्या होता है, वही सॉल्वेंट का स्टेट होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, मैं लूं 10 मिलीलीटर H2O, ठीक है, अब प्लस लूं 20 मिलीलीटर, ठीक है, अल्कोहल C2H5OH, और इन दोनों को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो देखो ये भी इसका, ये क्या है, लिक्विड है। मिलीलीटर देखा ना, ये भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। जब फिजिकल स्टेट सेम होता है, क्या होता है, फिजिकल स्टेट अगर सेम हुआ तो हम क्या चेक करेंगे, चेक अमाउंट। चेक क्या करते हैं, अमाउंट, ठीक है। जब फिजिकल स्टेट सेम होता है तो हम क्या चेक करते हैं, अमाउंट को चेक करते हैं। जो लार्जर में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो लेस में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वाटर भी लिक्विड स्टेट में था, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों के फिजिकल स्टेट सेम है। जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो हम किसको चेक करेंगे, जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो हम किसको चेक करेंगे, अमाउंट को। देखो यहाँ पे 10 ml वाटर है, जबकि यहाँ पे 20 ml वाटर है। तो अगर 20 ml वाटर है, इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब ये किस तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह। बात समझ में आई। अमाउंट का फंडा हम तब लगाते हैं, अमाउंट का फंडा हम तब लगाते हैं जब फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट नहीं हुआ तो हम फिजिकल स्टेट चेक करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। जो स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही स्टेट सॉल्वेंट की होती है। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किस स्टेट का मिला था, लिक्विड स्टेट का, और सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड कौन था, वाटर, तो वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, ये कहलाएगा सॉल्यूट। यहाँ पे दोनों का फिजिकल स्टेट सेम था, तो फिजिकल स्टेट सेम होता है तो क्या चेक करते हैं, अमाउंट। अमाउंट में जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। बात समझ में आई। नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें आया समझ में आपको, आया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए अगला। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, देखो अब कोई सॉल्यूशन बना, उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप 11th में भी पढ़ के आओते हो मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज आपको क्लियर होगा। सबसे सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा जिसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी। इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है, दिखेगा, द नंबर ऑफ equivalents the number of equivalents or gram equivalents of the number of equivalents or gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मेलिटी। ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, तो देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute, the number of gram equivalents of solute divided by volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है? अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आई? कोई पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। अब फिर दिक्कत कहाँ आती है? अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें? ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या? इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है? मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर बोल दो या एन फैक्टर बोल दो। ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मेलिटी में ये 3 फॉर्मूले आते हैं। ठीक है। आया समझ में? नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। अब दिक्कत कहाँ आती है कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें? ठीक है। तो अभी हम इसको भी निकालना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा कुछ बातें और मैं कर लेता हूं। ठीक है। कुछ बातें और क्या करना है कि नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है, यूनिट उसको किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। किसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है। और देखो क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो किस क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। डिपेंडेंट आया समझ में? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना, इसलिए नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आई आपको? आई। ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा पहला टर्म था जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। क्या होता है? लिख दिया मैंने। ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। नोट करो इसको पहले। ठीक है। आया समझ में? आया। नेक्स्ट अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी। मिटाओ। अब ये फॉर्मूला काम आएगा अपने दोबारा। मिटाओ इसको, मिटाओ।
अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। ठीक है, तो आओ उसके बात करते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है, लिखिएगा द नंबर ऑफ moles of the number of moles of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 liter सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है उसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलारिटी का? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम किसमें लेंगे भाई? लीटर में। किसमें लेंगे? लीटर में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, इसकी यूनिट, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है अपने पास कैपिटल एम। क्या लिख देते हैं? कैपिटल एम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। जिसमें वॉल्यूम का टर्म आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बात समझ में आई? तो ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकाले तो आते हैं ना, नंबर ऑफ, याद है ना मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ गिवन मास अपन में मोलर मास है ना ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये तो 11th में सीखा होगा, इतना तो याद ही होगा यार आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन में मोलर मास। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली 2 टर्म हो गया अपना। नेक्स्ट तीसरा टर्म अच्छा यहाँ पे एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ मोलारिटी निकालने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, अभी आगे काम आएगा अपने को, तो फिलहाल अभी बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक मोलारिटी निकालने का, कैपिटल एम निकालने का तरीका होता है 10xd अपॉन mv। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है जहां d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी किस में होना चाहिए? याद रहे, डेंसिटी ग्राम पर ml में हो सकता है या ग्राम पर सीसी में हो सकता है। ठीक है, डेंसिटी किस में होना चाहिए? ग्राम पर ml में या ग्राम पर सीसी में। ठीक है, x का क्या है? मास परसेंट। क्या है? x क्या है? मास परसेंट। बात समझ में आई? mb क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कैपिटल एम क्या है? मोलारिटी। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है मोलारिटी निकालने का। इसका अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मोलारिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? 10xd अपॉन mv। x का मतलब क्या होता है? मास परसेंट। d का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। mv का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आई? नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन, क्या? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? आपको याद है मोलैरिटी क्या पढ़ा हमने? मोलैरिटी पढ़ा हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़ा ना भाई, डिवाइड बाय, एक मिनट मार्कर लिख गया यार।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में, ठीक है। उसी तरह हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा। क्या पढ़ा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा, नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो दोनों क्या कर दो? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करूंगा तो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड। देखो मोलैरिटी को ऊपर रखा, अब इसको लाके इधर से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कट जाएगा। क्या बच जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बच जाएगा भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? हाँ। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? याद है ना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसको निकालने का तरीका क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका, इसको निकालने का तरीका था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स तो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट यार ना गिवन मास, तो गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखोगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये किसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट देगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट क्या कर सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूट से वेट ऑफ सॉल्यूट कटेगा। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका मतलब मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, ये किसी को लगेगा? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। बस मैं दिखा रहा हूं कैसे आता है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दिखाई दे रहा है? फ्रेम में आ रहा है अपने? आ रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटाऊं, इसको मिटाना थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, ये मिटा दो ना, मिटा दो। नेक्स्ट क्या है अपना? देखो तो इक्विवेलेंट वेट, याद है ना? इक्विवेलेंट वेट किस इक्वल था? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन में बैलेंस फैक्टर, ठीक है। मोलर मास, ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर, या इसको हम बोलेंगे एन फैक्टर। क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। तो यहां रख दो। इसका मतलब मोलैरिटी अपॉन में नॉर्मेलिटी, एक इक्वल रहेगा मोलैरिटी। अब इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट से कर सकता हूं मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इनटू में मोलर मास। ये सही कट जाएगा। इसका मतलब मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या आएगा? नॉर्मेलिटी, ठीक है।
ऐसा समझ में? तो आपको फाइनल ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? आपको ये डेरिवेशन याद रखना है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? नमन, नॉर्मलिटी कैपिटल एन, मोलारिटी कैपिटल एन इनटू एन फैक्टर, ठीक है? वैलेंसी फैक्टर बोल दो या एन फैक्टर बोल दो, ना म ना, ठीक है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर बोल दो। बात समझ में आई? ठीक है? तो आपको ये रिलेशन मतलब ये डिराइव कैसे किया, आपको वो याद नहीं रखना, आपको ये रिलेशन याद रखना है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बात समझ में आई? ठीक है? तो नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कर लिया इसको? कर लिया भाई? कर लिया, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? एन फैक्टर या जिसको हम बोल रहे थे बैलेंसिंग फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो मिटाओ उसको, बैलेंसिंग फैक्टर बोल दो या एन फैक्टर बोल दो, बात सेम है, ठीक है? मिटाओ मिटाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर या एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ, अगला टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब हम अलग अलग स्पीशीज के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले सीखेंगे हम लोग फॉर एसिड्स, फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर, वो होती है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है? कितने हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं, कितने हाइड्रोजन आयंस रिमूव किए जा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी, ठीक है? तो एसिड्स, जैसे मान लो HCl, कोई पूछे बताओ इसका कितना एन फैक्टर होगा, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है? एक। कोई बोले जैसे H2SO4, इसके बताओ एन फैक्टर कितने होंगे, तो कितने हाइड्रोजन है? दो, तो इसके कितने होंगे बैलेंस फैक्टर? दो, ठीक है? बात समझ में आ रही? जैसे कोई बोले H3PO4, इसमें कितने हैं? तीन, ठीक है? आया समझ में? अब कोई बोले H3PO3, ठीक है? कोई बोले H3PO2, या कोई बोले H3BO3, ठीक है? कोई बोले CH3CHH, ठीक है? ठीक है, आया समझ? अब देखो, इसका कोई एन फैक्टर बोले तो आप इसका एन फैक्टर 3 नहीं होता है, ठीक है? एक्सेप्शन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नहीं याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है भाई? 2। H3PO2 कितना होता है? 1। H3BO3 कितना होता है? 1। CH3COOH भी कितना होता है? 1। ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, ठीक है? कि ये वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? इसलिए ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, ये नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक, ठीक है? बाकी आपको मैं तो बोलूंगा ये याद ही रखो चारों, बस आपको एक चार याद रखना है, इस चार को याद रख सकते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं रेड मार्कर से लिख दिया। H3PO3 कितना होता है? 2। H3PO2 कितना होता है? 1। H3BO3 इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। इससे कितना होता है? 1। इससे कितना होता है? 1, ठीक है? CH3COOH में कितना होता है? 1। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको याद रखें, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो हमने एसिड्स के लिए हाइड्रोजन देख लो, ठीक है? बाकी ये चार केसेस एक्सेप्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी जितने हाइड्रोजन होंगे उतना उसका क्या होगा? बेसिसिटी, या उसका उतना ही क्या होगा? एन फैक्टर। बात समझ में आई? तो हमने एसिड्स के लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए पहले इसको। मिटाओ। नेक्स्ट है फॉर बेस के लिए, किसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर बेस के लिए, ठीक है? तो फॉर सेकंड है फॉर बेस। बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी, क्या होती है?
एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल। कितने OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल है? जैसे कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ कितने OH कितने हैं? 2, तो इसके n फैक्टर कितना होगा? 2। कह दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ OH कितने हैं? 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। कह दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसमें कितने OH हैं? 3, तो 3। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा समझ में, कोई बोले NOH, इसका n फैक्टर बताओ तो कितना होगा? 1। तो बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, जितना OH होगा उतना इसका क्या कहलाता है? n फैक्टर। क्या होता है? n फैक्टर। बात समझ में आई? तो इसको नोट करो, अगला सीखते हैं, ठीक है। अगला सीखते हैं तीसरा, यहां लिख दो 4 आयंस। 4 आयंस। आयंस के लिए क्या होता है? आयंस के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या ले लो? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लो। जैसे मैं लिखूं PO4 पे 3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका चार्ज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना देगा? 3, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? n फैक्टर। तो 4 आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है, क्या n फैक्टर, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या ले लो? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें सल्फेट आयन बोलो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 2, तो सल्फेट आयन का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही? जैसे मैं लो कार्बोनेट आयन लो, CO3 पे -2, अगर कुछ इसका n फैक्टर बताओ, तो कार्बोनेट आयन पे चार्ज कितना है? -2 नहीं, मॉड लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। बात समझ में आ रही? कोई बोले L+3 पे बताओ इसका n फैक्टर, तो इसका कितना प्लस है? 3, 3 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 3। तो आयंस के लिए n फैक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉप, चौथा हम सीखते हैं सॉल्ट्स के लिए। किसमें सीखते हैं? 4 सॉल्ट्स। फोर्थ हम सीखते हैं 4 सॉल्ट्स के लिए। सॉल्ट्स के लिए क्या लें? सीधा सा ट्रिक है, क्या? टेक एलसीएम ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का क्या लो? एलसीएम। जैसे मैं कोई सॉल्ट लेता हूं, सॉल्ट ले लिया जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो सॉल्ट ले लिया इसमें, इसमें क्या है? कैटायन कौन है? एल्युमिनियम। एनायन कौन है? सल्फेट। सल्फेट पे क्या होगा? -2, याद है ना, ये वाला चार्ज इस पे होगा और ये वाला चार्ज इस पे होगा, इस पे +3 आ गया, इस पे -2 आ गया, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 6 आ गया ना। अगर एलसीएम 6 आ गया, ठीक है, तो सॉल्ट्स के लिए एलसीएम 6 आ गया, इसका मतलब एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी सॉल्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास हो गया MgCl2, एक सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे क्या होगा? +2 होगा, एक कैटायन हो गया। क्लोरीन पे कितना होगा? -1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम। कैटायन और एनायन का एलसीएम लेना है, 2 ही आता है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 2 आता है। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? n फैक्टर 2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो दुनिया में कोई भी सॉल्ट आ जाए, अगर उसका n फैक्टर निकालना हो तो एलसीएम ले लो कैटायन का और एनायन का। बात समझ में आई? नोट करो, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया, क्या सीख लिया हमने? कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। नोट करो इसको। कोई दिक्कत? आया समझ में? आया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अभी आप नोट कर लो, लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे। तो हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म सीखे अभी तक, एक नॉर्मेलिटी, एक दूसरी सीखी हमने मोलारिटी। अब तीसरा सीखने जा रहे हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं? मोलालिटी, ठीक है। पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोलालिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? इसको दिखाते हैं छोटा m से। किसे दिखाते हैं? छोटा m से। मोलारिटी को दिखाते हैं कैपिटल M से, मोलालिटी को दिखाते हैं छोटा m से, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। बात समझ में आया?
क्या है? मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितने मोल्स है उसको क्या बोलते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलालिटी नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent। ठीक है, और मास किसमें होना चाहिए? केजी में। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तीसरी बात, इसकी यूनिट किसे दिखाते हैं? छोटा एम से। किसे दिखाते हैं? छोटा एम से। इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा, तो इट does not depend it does not depend on टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है समझ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स है उसको क्या बोलते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यूनिट क्या होती है? छोटा एम। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। कर लिया। मिटाओ। नेक्स्ट अगला अपना रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आ रखे हैं, नीट में भी आ रखा है और बोर्ड में भी आ रखा है। m इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 m अपॉन 1000 d माइनस कैपिटल M mb। ठीक है, द छोटा m का मतलब क्या है? देखो, छोटा m का मतलब है मोलालिटी। वर्ड में कंफ्यूज मत होना। कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, mb का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलैरिटी। क्या है भाई? मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी। d का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रहे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? ग्राम पर ml में या ग्राम पर सीसी में। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज करना। अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में, ग्राम पर सीसी में होगा तभी यूज करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है और आपके बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले नोट करो इसको। कर लिया? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दो। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास नॉर्मेलिटी ऑफ क्वेश्चन है पहला, नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 कैपिटल M H3PO4 इज। इसकी नॉर्मेलिटी बताना आपको। क्या बताना है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखो, कैपिटल M आपको यूनिट याद आना चाहिए। ठीक है, कैपिटल M किसकी यूनिट थी? मोलैरिटी की। किसकी थी? याद है ना? मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी कितना दे रखा है? 1.5। मोलैरिटी दे रखा है, आपसे क्या पूछा है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो याद है रिलेशन क्या था? नॉर्मेलिटी नमन, याद है ना? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। याद है ना? नमन ना म इनटू में ना। ठीक है, नॉर्मेलिटी पूछा है। अब देखो, नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी हमारी? मोलैरिटी कितना है? 1.5। n फैक्टर H3PO4 का n फैक्टर कितना होता है? बताया मैंने अभी आपको। H3PO4 का n फैक्टर होता है 3। कितना होता है? 3। तो कितना आएगा?
15 × 45 4.5 कैपिटल है, मतलब नॉर्मलिटी कितनी रहेगी 4.5। सिंपल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। आया समझ में? आया, बेसिक सा क्वेश्चन था। मिटाऊं? अरे मिटा दो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द density of a solution, the density of a solution containing 30% by mass of H2SO4, ठीक है, is 1.09 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट its molarity and normality, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आया समझ में? आया, ट्राई करिए। क्या क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ H2SO4 इस डेंसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.09 ग्राम पर ml। हाँ या हाँ। अब मास परसेंट दे रखा आपको, मास परसेंट तो क्या है, कितना दे रखा है मास परसेंट? मास परसेंट दे रखा आपको 13, ठीक है। और क्या पूछा? मोलारिटी, तो याद है हमें मोलारिटी निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद है? मोलारिटी क्या था शॉर्ट ट्रिक? 10xD/mb, ठीक है ना। जहां डी का मतलब क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में x क्या था, मास परसेंट दे रखा है, mb क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। H2SO4, हाइड्रोजन कितने इसमें? 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ये तो आपको याद होगा, ठीक है। नहीं पता तो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर देख लेना। सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का मास 16, 2 32 64 कितना आएगा 98, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना गया 98। तो पुट करो यहाँ पे 10 की जगह 10, x की जगह 13, d की जगह 1.09, ठीक है, अपॉन 98, ठीक है। ठीक है, अगर इसको काटोगे पीटोगे तो ये आता है अपना अप्रोक्स, जब काटने के बाद ये आता है 1.445 कैपिटल है, मतलब मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1.445, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप काट कर देखिएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1.445 कैपिटल है, ठीक है। ये तो आ गई मोलारिटी। अब क्या पूछा है? नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन याद है, क्या था? नमन ना म ना एन फैक्टर था ना। मोलारिटी कितनी आ गई 1.445, एन फैक्टर है, H2SO4 का एन फैक्टर है। ये एक एसिड है, कितने हाइड्रोजन है भाई 2 हाइड्रोजन, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2। तो 2 से 5 दूनी 10, 7 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8 प्लस 2, तो 2.89 कैपिटल है, ठीक है। नॉर्मलिटी की यूनिट, तो ये आपका आ गया नॉर्मलिटी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नोट करिए उसको, नोट करो, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा देखना अभी, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन था जेईई मेंस का। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है the density of a 3.6 capital M sulfuric acid, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, इसका ऑफ मास परसेंट, तो डेंसिटी ऑफ a solution 3.6 सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज
29% 29% दे रखा है H2SO4 बाय मास विल बी, ठीक है। क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ अ 3.6 कैपिटल M सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। आपको देखो कैपिटल M मतलब मोलरिटी दे रखा है, इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है आपको कितनी 3.6, ठीक है। मास परसेंट कितना दे रखा है, मास परसेंट कितना दे रखा है 29, ठीक है। तो याद है ना फॉर्मूला मोलरिटी की, कैपिटल M इक्वल्स टू 10xd अपॉन mb। कोई दिक्कत नहीं। मोलरिटी कितना रखा है इस बार 3.6, ठीक है। याद है ना डेंसिटी किस में था, ग्राम पर ml में, ठीक है। 10 की जगह 10 रहेगा, x मास परसेंट 29, डेंसिटी निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना मॉलिक्यूलर मास आता है उसमें H2SO4 का 98 आएगा ना, डेंसिटी निकालना है, सिंपल है ना। कैसे निकालोगे, 3.6 into 98 अपॉन 29 into में 10, ठीक है। इसको अगर मैं अप्रॉक्स 30 मान लूं, क्या मान लूं 30, अच्छा ये हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, हाँ। तो ये काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स, अगर इसको मैं 30 ले लूं, कितना ले लो 30, तो ये कितना आएगा, इसको मैं अप्रॉक्स 30 लेके काट रहा हूँ 98 अपॉन इसको 30 ले रहा हूँ 30 इनटू में आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 आ जाएगा ना, 30 ले लिया इसको मैंने, इसको क्या ले लिया 30 ले लिया, अप्रोक्स 30 ले लिया। अब कितना रहेगा 98 इनटू 12 कर दो, 8 में 16 9 18 19 8 9 6 9 9 18 17 9 1 10 1 11, ठीक है। 9 18 17 9 10 11 और नीचे 3 के बाद 0, तो 1.176 ग्राम पर ml, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 1.176 आएगा, तो डेंसिटी कितना रहेगा इसका 1.176 ग्राम पर ml, ठीक है। याद है ना यहाँ पे डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर ml में, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, आया समझ में, आया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटाओ बोलो, मिटाओ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। ये भी जेईई मेंस में, नीट में और बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन क्या है कि द डेंसिटी of a 2.03 capital M solution of acetic acid, ठीक है, in water is 1.017 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट the molarity of the solution क्या बतानी है, मोलारिटी, ठीक है। आइए करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले नोट करो क्वेश्चन को, कर लिया चलो। क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ कैपिटल M किसके यूनिट होती है, मोलारिटी के, तो मोलारिटी कितना दे रखा आपको, मोलारिटी दे रखा आपको 2.03 ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी ये दे रखा आपको 1.017 ग्राम पर ml, है ना। क्या पूछा है, मोलारिटी, तो याद है मोलारिटी में रिलेशन होता था आपको, क्या था, ये छोटा m इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M और MB, 1000 रखोगे इनटू कैपिटल M कितना रखा है 2.03 अपॉन 1000 D, डेंसिटी किस में रखा है, ग्राम पर ml में दे रखा ना, डेंसिटी ग्राम पर ml में रखो, कितना आएगा 1.017 माइनस कैपिटल M कितना है 2.03 इनटू MB एसिटिक एसिड क्या होता है, याद है ना, CH3COOH, इसका मोलर मास बताओ, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है,
कार्बन, 2 कार्बन का मास, एक कार्बन का मास 12, तो 2 का 24, ये 4 आइए 32, 30 20 50, 4 4 8 और 2 10, तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, तो इंटू क्या कर दूंगा 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये आपका 2.26, कितना रहेगा 2.267, छोटा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, डाटा को सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा 2.267, छोटा है। बात समझ में आई? तो ये आई हमारी मोलारिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस और नेट में और बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक है। आया समझ में? आया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, हटाओ बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द quantity of sodium carbonate, और एक ऐसा है एनहाइड्रस, ठीक है, required to prepare 250 ml capital M by 10 solution, ठीक है। भाई नोट करिए इसको पहले, नोट करो इसको पहले, कर लिया नोट। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, एनहाइड्रस है मतलब कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं होगा, Na2CO3, प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, एक हजार का वॉल्यूम, कितना रहेगा वॉल्यूम 250 ml और कैपिटल M by 10 मतलब मोलारिटी, कैपिटल M किसकी यूनिट होती है, किसको दिखाते हैं भाई, मोलारिटी को। तो मोलारिटी कितना दे रखा आपको, मोलारिटी दे रखा आपको 1 by 10, ठीक है। कैपिटल M by 10 का मतलब 1 by 10 मोलारिटी दे रखा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मोलारिटी का फार्मूला याद है ना, मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। मोलारिटी क्या रखा है 1 by 10, तो 1 by 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं भाई, गिवन मास, तो x मान लो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, NH2 इसका मास, सोडियम का, एक सोडियम का मास 23 दूनी कितना है 46, कार्बन का मास 12, इसका 48, 16 8 8 6 14 15 16 6 हासिल है 4 4 8 9 1 10, कितना आएगा 106। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का 250 ml, पर ये किसमें होता है, लीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। देखो वॉल्यूम था ना ml में था, लेकिन हम किसमें देखते हैं, लीटर में। तो जब भी नीचे अगर यहाँ पे ml में दे रखा वॉल्यूम ना, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्या कर करो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ से x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे, 106 इनटू में 250 अपॉन में 1 2 3 4 0, तो ये अपना x आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने एक कटिया, ठीक है। अब देखो 25 को 106 से मल्टीप्लाई करो 25 को, 6 बटे 30 का सोना हासिल 3 5, एक कितना 6 दूनी 12 1 2 0 5 6 2, 2650 आ जाएगा, कितना आएगा 2650 अपॉन 3 0 इक्वल्स टू x, कट जाएगा 2 के बाद, मतलब x कितना जाएगा 26.5, ठीक है। कैलकुलेटर क्वांटिटी 5 ग्राम, मतलब सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी होगी 26.5 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसे क्या सीखा कि अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो ऊपर 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।